नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। अनिश्चितकाल के लिए सदन बंद हुआ है। आज नहीं होगी अब आगे की कार्रवाई, अध्यक्ष ने घोषणा कर दी है। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। विपक्ष का जोरदार हंगामा हुआ था, इसके बाद अध्यक्ष ने घोषणा कर दी है। संसद का शीतकालीन सत्र आज स्थगित कर दिया गया। लोकसभा की कार्रवाई आज स्थगित हो गई है। अनिश्चितकाल के लिए सदन बंद कर दिया गया है। विपक्षी सांसदों का जोरदार हंगामा हो रहा था। आज नहीं होगी आगे की कार्रवाई, अध्यक्ष ने इस मामले पर घोषणा की है। और बड़ी खबर बता दें आपको कि भारत मंडपम में कार्यक्रम हो रहा है। WHO ग्लोबल समिट का आज समापन। कार्यक्रम में पीएम मोदी मुख्य अतिथि होंगे। आयुष क्षेत्र से जुड़ी बड़ी पहल है। भारत मंडपम में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बड़ी खबर, भारत मंडपम में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। WHO ग्लोबल समिट का आज समापन हो रहा है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। आयुष क्षेत्र से जुड़ी बड़ी पहल की जा रही है। बड़ी खबर, भारत मंडपम में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। WHO ग्लोबल समिट का आज समापन हो रहा है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद होंगे। आयुष क्षेत्र से जुड़ी बड़ी पहल की जा रही है। और बांग्लादेश से बड़ी खबर है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी नेता और इंकिलाब मंच के संयोजक शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद राजधानी ढाका समेत कई शहरों में भीषण हिंसक प्रदर्शन भड़क उठा है। प्रदर्शनकारियों ने कई जिलों में भारी आगजनी की है और प्रथम आलो न्यूज चैनल के दफ्तर को जला डाला। इसके अलावा हिंसक भीड़ ने ढाका के धनमंडी 32 में फिर से आग लगा दी और तोड़फोड़ की है। यह बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले शेख मुजीबुर रहमान का पैतृक स्थान है, जो शेख हसीना के पिता थे। इस जगह पर पहले भी कम से कम 3 से 4 बार हमला हो चुका है। इसे पूरी तरह से जलाकर लूट लिया गया था। इसके अलावा पूरे बांग्लादेश में आवामी लीग के दफ्तरों पर हमलों की खबरें हैं। वैसे बता दें कि सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान गुरुवार को हादी की मौत की पुष्टि होते ही हजारों की संख्या में समर्थक शाहबाग चौराहे पर जमा हो गए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर हादी की सुरक्षा में नाकामी का आरोप लगाया। उन्हें शहीद घोषित करते हुए न्याय की मांग उठाई। हालात को देखते हुए जल्द से जल्द वहां सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है, लेकिन हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। भीड़ ने कई जिलों में आगजनी शुरू कर दी। आवामी लीग के दफ्तरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। ढाका की सड़कों पर देर रात तक नारेबाजी हुई, आगजनी और तोड़फोड़ की गई, जिसमें पूरे देश में फिर से दहशत का माहौल बन गया है। ये तस्वीर आप ढाका की देख रहे हैं, जहां पर छात्र नेता की मौत के बाद एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। कई अखबारों के दफ्तरों को निशाना बनाया गया है, न्यूज चैनल को निशाना बनाया गया है। प्रथम आलो जो दफ्तर था उसे निशाना बनाया गया और पूरी भीड़ जो है वो बांग्लादेश के हर कई एक जिलों में इकट्ठा हुई और इस तरह की तस्वीर जो है वो पूरी रात भर नजर आई है। प्रदर्शन लगातार जल रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां किस तरह से ढाका जलता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। कहा जा रहा है कि छात्र नेता की मौत के जिम्मेदार सरकार है और इसके बाद देखते ही देखते पूरे बांग्लादेश में यह स्थिति फैलती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन कल रात से लेकर जो हिंसा शुरू हुई वो अभी तक जारी है। बांग्लादेश की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। संसद के शीतकालीन सत्र का शुक्रवार को आखिरी दिन। सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर से हुई थी और इस दौरान सत्र में वंदे मातरम, चुनाव सुधारों जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें पहले गुरुवार रात 12:30 बजे राज्यसभा से VBG रामजी बिल पास हो गया। विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया और बिल के पास होने से पहले सांसद राज्यसभा से वॉकआउट कर गए। विपक्ष की मांग थी कि बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। हालांकि सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी के बीच
बिल ध्वनि मत से पास कर दिया गया। तृणमूल यानी टीएमसी सांसद संसद परिसर में रात भर से धरने पर बैठे रहे। इनका कहना है कि यह बिल महात्मा गांधी का अपमान और किसान गरीबों के खिलाफ है। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में कहा कि मैं विपक्ष से उम्मीद कर रहा था कि वे अच्छी बहस करेंगे, लेकिन उन्होंने केवल बेवजह के आरोप लगाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश की जनता सड़कों पर गोली खाएगी, लेकिन बिल को कभी स्वीकार नहीं करेगी। बुधवार को ये लोकसभा से पास हुआ था। इस पर 14 घंटे चर्चा हुई थी। हालांकि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल यानी वीबीजी रामजी ध्वनिमत से पास हो गया। और एक बार फिर से श्रीनगर में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की में जो गर्मी की राजधानी मानी जा रही है, अब ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान गिरकर -2.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और इससे जनजीवन पर खासा असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके बाद ठंड और बढ़ने की आशंका है। इस बीच डल झील से बेहद ही खूबसूरत लेकिन सर्द नजारे सामने आए हैं। ठंडी सुबह में झील के ऊपर घना कोहरा छाया हुआ है और बर्फीली धुंध के बीच शिकारे शांत पानी में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठंड बढ़ने के कारण स्थानीय लोग और पर्यटक गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को ठंड और मौसम की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है। और दिल्ली में प्रदूषण का कहर एक बार फिर से देखने को मिला। दिल्ली की हवा एक बार फिर से चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई। एम्स, आईएनए, अक्षरधाम और इंडिया गेट, कर्तव्य पथ जैसे इलाके में जहरीली धुंध की मोटी परत देखने को मिली। हालात को देखते हुए सीएक्यूएम ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप स्टेज 4 के तहत सभी सख्त कदम उठाए हैं। सीपीसीबी के मुताबिक एम्स और आईएनए इलाके में एक्यूआई 351, इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के पास 381 दर्ज किया गया है, जो बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। अक्षरधाम इलाके में एक्यूआई 442 तक पहुंच गया है, जिसे गंभीर माना गया है। बढ़ते प्रदूषण से लोगों की सेहत पर खतरा बढ़ गया है और सांस की समस्या अब आम होती जा रही है। एम्स एंड आईएनए, अक्षरधाम, इंडिया गेट, ये 4 अलग अलग जगहों की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की हवा किस तरह से है। धुंध छाया हुआ है, प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर बहुत जरूरत है तभी आप घर से बाहर निकले, ना तो आप घर के अंदर ही सुरक्षित रहे। ये स्थिति अब दिल्ली एनसीआर के लिए खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है और इसके साथ ही सांस के मरीजों के लिए यह परेशानी और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। बूंदी जिले के सदर इलाके में सिलोर पुल पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कोटा बूंदी जयपुर 4 लेन हाईवे पर बंजरी से भरे ट्रेलर का टायर फट गया और इससे वाहन अनियंत्रित हो गया और एक एसयूवी से टकरा गया। टक्कर के बाद ट्रेलर कार पर पलट गया और इससे कार पूरी तरह से दब गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू भी किया गया। शाम को 6 बजे जो कोटा बूंदी नेशनल हाईवे है, वहाँ सिलोर पुलिया पर अनंता होटल के पास में एक ट्रेलर का टायर फटने पर असंतुलित होकर आगे चल रही क्रेटा गाड़ी को टक्कर मारी और दोनों ही गाड़ियाँ दूसरी साइड पर जाकर पलट गई, जिसमें 5 लोग हताहत हुए हैं, 4 की मृत्यु की सूचना है, एक घायल है जिनका उपचार जारी है। प्रथम दृष्टिया जो पीड़ित परिवार है वो टोंक से कोटा किसी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ है। हादसा ये बजरी वाला ट्रेलर है और इसका टायर फटने से प्रथम दृष्टिया संतुलित होकर ये हादसा होना सामने आया है। बाकी सभी कारणों की जांच की जा रही है। हादसा काफी भीषण था। अभी 1 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सभी घायलों मृतकों को हमने सरकारी अस्पताल बूंदी में शिफ्ट कराया है और हाईवे को वापस से चालू करा दिया गया है। जो पीड़ित हैं
जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो टोंक से कोटा किसी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। आज शाम गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी के अल्टिन्हो इलाके में तिरंगा फहराया। इस अवसर पर राज्य में आजादी के नायकों को याद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गोवा मुक्ति दिवस पर संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि ये दिन देश की राष्ट्रीय यात्रा के एक अहम अध्याय की याद दिलाता है, उन वीर लोगों के साहस को सम्मान देता है जिन्होंने अन्याय के खिलाफ डटकर आजादी की लड़ाई लड़ी। पीएम मोदी ने कहा कि इन बलिदानों से प्रेरणा लेकर सरकार गोवा की हर तरफ से प्रगति के लिए काम कर रही है। और दिल्ली में संसद परिसर के अंदर विपक्षी सांसदों ने वीबीजी रामजी बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि यह बिल जनता के हितों के खिलाफ है और बिना पर्याप्त चर्चा के लाया गया है। प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने नारेबाजी की और सरकार से बिल को वापस लेने की मांग उठाई। विपक्षी दलों का कहना है कि इस मुद्दे पर संसद में विस्तार से बहस होनी चाहिए। वहीं सरकार की ओर से बिल को जरूरी बताया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे में घोड़बंदर रोड इलाके स्थित ब्लू रूफ क्लब में आतिशबाजी के दौरान आग लग गई। देखते ही देखते आग ने बड़ा रूप ले लिया और इसके बाद दमकल और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी यास्कीन ताड़वी ने बताया कि आग काफी बड़े स्तर पर फैली थी, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। आग का कारण तो कुछ बता नहीं सकते, लेकिन बड़े पैमाने में यहाँ पर आग लगी हुई थी। तो आपत्ति व्यवस्थापन विभाग में तत्काल कॉल किया गया, तो फायर ब्रिगेड की टीम, आपत्ति की टीम यहाँ पर पहुंचकर आग को कंट्रोल किया गया है। किसी प्रकार की जीवित हानि नहीं है और किसी को नुकसान नहीं हुआ है। टाइम पर हमने एम्बुलेंस भी बुला के 108 की एम्बुलेंस भी यहाँ पर पहुँच गई और किसी को नुकसान नहीं हुआ है। किसी को कुछ प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, कोई प्रकार की जीवित हानि हुई नहीं है। आग छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के बड़ेतेवाड़ा गांव में हुई हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। गांव वालों ने 70 साल के चमरा राम सलाम की मौत और उनके बेटे के द्वारा किए गए अंतिम संस्कार पर सवाल उठाए। इसके बाद विवाद बढ़ गया। इस दौरान अंतागढ़ के एएसपी आशीष बंछौर समेत 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने बताया कि फिलहाल स्थिति काबू में है। उन्होंने कहा कि गांव वालों की शिकायत के आधार पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने शव को कब्र से निकालने का आदेश दिया है। अब मामले की जांच और पोस्टमार्टम की जाएगी और इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। दिल्ली में घने कोहरे का असर साफ दिखाई दे रहा है। हवाई यातायात पर भी इसका असर पड़ा है। आज दिल्ली एयरपोर्ट से आने जाने वाली कुल 152 उड़ानें रद्द कर दी गई है। इससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम रही और इसके चलते फ्लाइट्स ऑपरेशन प्रभावित हुई है। कई उड़ानों में देरी भी देखी गई। एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से यात्रियों को फ्लाइट स्टेटस चेक करने और एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। तमिलनाडु के मदुरै शहर में आउटपोस्ट के पास एक पुलिस बूथ के अंदर कल शाम एक 40 साल के व्यक्ति ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में सामने आया कि युवक ने इस कदम पहले अपने दोस्त के एक वॉइस मैसेज भेजा। ये कदम जब उसने उठाया उससे पहले अपने एक दोस्त को उसने वॉइस मैसेज भेजा। मैसेज में उसने कहा कि वो तिरुपरकुंडम पहाड़ी पर कार्तिक गई दीपम नहीं जलाया, जो उसके अनुसार मद्रास हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन था। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए मदुरई के सरकारी राजाजी अस्पताल भेजा गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो मैसेज भेजा गया है वो कहां तक सही है, इस पर भी जांच किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक ब्रजेश यादव ने कफ सिरप मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने विधानसभा परिसर में साइकिल चलाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। सपा विधायक का आरोप है कि कफ सिरप मामले में सरकार ने अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की है। उनका यह भी कहना है कि इस मुद्दे पर सरकार को जवाब देना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।